नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम आपको बताएंगे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए सेफ सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आज की तारीख में सबकी ये चिंता है। असल में अक्टूबर जो है वो साइबर सिक्योरिटी मंथ के तौर पर मनाया जा रहा है, लेकिन इसी अक्टूबर में धड़ाधड़ हम खबरें भी देख रहे हैं कि किस तरीके से डार्क वेब में हमारा डेटा बेचा जा रहा है। कहीं कहीं तो डार्क वेब में हमारा डेटा जो है वो फ्री में ही बांटा जा रहा है, यानी अपराधी आपस में फ्री में हमारा डेटा बेच रहे हैं और बड़े पैमाने पर डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। फेसबुक ने भी हाल ही में बताया कि उसके 10 लाख से ज़्यादा यूज़र्स जो है उसके डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं थर्ड पार्टी ऐप के ज़रिए। और इस तरह की जो खबरें आती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें डराती हैं। हकीकत ये है कि आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है साइबर वर्ल्ड में। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि हमारे ऊपर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि हम सब कुछ ऑनलाइन लेकर जाएं, ना सिर्फ अपने जो रोजमर्रा के कामकाज है वो, बल्कि उसके साथ जो हमारे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो भी अब मैक्सिमम ऑनलाइन हो रहे हैं। सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है। ऐसे में हम कैसे रहेंगे सुरक्षित, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे और हम मेहमानों से मिलवाते हैं। सबसे पहले आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रशांत शर्मा हमारे साथ हैं, सेफ सिक्योरिटी के को फाउंडर राहुल त्यागी और साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजहरिया। आप लोग हमेशा जो है अलर्ट्स देते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कहाँ क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, लेकिन आज आपकी परीक्षा थोड़ा दूसरे तरीके से होगी यहाँ पर, क्योंकि आपको सोल्यूशन देना है। तो प्रशांत जी, लेटेस्ट जो आप लोगों ने खुलासा किया है कि लाखों डेटा जो है वो बिकने के लिए तैयार है और कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, वो क्या चीज़ है और ये कैसे हो जाता है? ये नमस्कार मनोज जी, धन्यवाद आपको मेरे को शो के ऊपर दोबारा से बुलाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साइबर एक ऐसी फर्म है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फुटप्रिंट्स डार्क वेब पे या डीप वेब पे क्या-क्या एक्सपोज़ हुआ है, हम उस चीज़ का खुलासा करते हैं। दूसरा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस महीने की शुरुआत में हमारे रिसर्च लैब कुछ रूटीन स्कैन कर रहे थे, जिसके अंदर हमें ये मालूम चला कि बाइडेन कैश करके एक थ्रेट एक्टर है, जिसने एक साइबर क्राइम फर्म पे जिसका नाम XSS था, उसके ऊपर कुछ 1.2 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड की डिटेल लीक कर दी है। और ये डिटेल इतनी इन डेप्थ है कि इसके अंदर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का नंबर, उसके धारक का नाम, वो किस बैंक के हैं वो डिटेल, कंज्यूमर का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज लीक है। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लीक हुआ है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेगमेंट को टारगेट किया गया है, जहां पर मेजरली जो इससे इम्पैक्टेड देश हैं उसमें यूएस, इंडिया, कनाडा और ब्राजील, मैक्सिको सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड हुए हैं। अब जानना ये पड़ेगा कि ये डेटा कैसे लीक हो जाता है। अब हम एक कंज्यूमर एक क्या करता है कि कंज्यूमर किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जाता है और जाके वो अपनी जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करता है उसके लिए उसको अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर, डिटेल इत्यादि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भरता है और वहां पर वो डाल के छोड़ देता है। और अगली बार जब वो जाता है तो उसको वो दोबारा से ना डालना पड़े, इसलिए जब वो फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन करता है तो उसको वहां पर वो सेव कर देता है। इस तरह की वेबसाइट जो हैक्ड वेबसाइट होती हैं, उसके अंदर कुछ मालवेयर स्क्रिप्ट रन करी जाती हैं, जिससे वो चेकआउट वाला पेज जहां पर हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसमें जितना भी आपने डेटा भरा है वो सब लीक हो जाता है। सो हमें बहुत सजग रहना पड़ेगा जब हम किसी भी इस तरह की ई-कॉमर्स वेबसाइट पे हम बाइंग कर रहे हैं। हमें अपना डेटा किसी के ऊपर भी सेव नहीं करना है। हमें उन्हीं वेबसाइट के थ्रू सर्च करना, बाइंग करनी है जो कि सिक्योर्ड वेबसाइट हो, जो कि HTTPS वेबसाइट होती हैं, हमें उन्हीं के थ्रू ट्रांजैक्शन करनी चाहिए। जी। मनु जी, मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जितने भी बैंकिंग है इसके अंदर जो डेटा लीक हुआ है वो 100 से भी ज्यादा बैंकों का डेटा लीक हुआ है। हम्म। यूएस के जितने भी बड़े बैंक हैं, जैसे कि एमएक्स बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, फिनसर्व, बैंक ऑफ अमेरिका, जितने भी ग्लोबल बैंक है वो तो उनका तो डेटा लीक हुआ ही हुआ है। हमारे लिए मुसीबत और बढ़ जाती है क्योंकि इसके अंदर जितने भी हिंदुस्तान के बैंक हैं वो भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के हर बैंक, जैसे कि SBI,
HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, PNB बैंक, OBC बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, इनमें से कोई भी अछूता नहीं रहा है। तो जितने भी कंज्यूमर हैं उनको बहुत ज्यादा सजग रहना चाहिए। ठीक है। और हमारी रिसर्च टीम ने एक रिसर्च और करके ये भी बताया है कि जो इन डेटा के जो बायर्स हैं वो और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं फाइनेंशियल फ्रॉड को करने के लिए। जी, तो इसलिए कंज्यूमर को बहुत ही ज्यादा सजग रहना पड़ेगा। जी जी, ये तो ऐसे है कि जैसे उनको खबरी मिल गया और हमारे घर का नक्शा उनके हाथ में मिल गया, तो अब जो है वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे सेंध मारेंगे और कैसे हमारे घर से हमारा माल उड़ा के लेके जाएंगे। ये है किस्सा और ये लगातार चल ही रहा है। राजशेखर जी, ये बताइए कि जिम्मेदार कौन है? क्या हम ये कह सकने की स्थिति में हैं कि फला डेटा ब्रीच में या इस तरीके की जो चीज़ें होती है उसमें जिम्मेदार कौन है? क्या हमारे पास फ्रेमवर्क है, कानून है? जिम्मेदार कौन है? और अगर हम किसी पर इल्ज़ाम लगाएं तो किस आधार पर लगाएं, दोषी ठहराएं या उसको कानून के भीतर लाएं तो कैसे लाएं? क्या है उपाय? देखिए, पिछले 2-3 साल के अंदर फिनटेक कंपनीज का काफी कंपनीज का डेटा ब्रीच हुआ है। अगर हम देखें तो पिछले 2 साल में लगभग 15 से 20 करोड़ कार्ड की इंफॉर्मेशन पब्लिक हो चुकी है। उसके बाद से आरबीआई को भी देखना चाहिए और गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि जिन कंपनियों के जरिए ये डेटा ब्रीच होता है उन पे कम से कम फाइन लगाए और यूजर्स को इन्फॉर्म करे, ताकि यूजर के पास भी कम से कम इतनी जानकारी हो कि उसके पास अगर कोई इस तरीके का कॉल आता है ठगी का या फिर उसी की इंफॉर्मेशन बता के उससे ट्रांजैक्शन या ओटीपी लेने का, तो कम से कम यूजर भी उसमें अवेयर रहे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को, आरबीआई को कंपनी पे फोर्स करना चाहिए कि वो कस्टमर को इन्फॉर्म करे। और इन जो कंपनी है, फिनटेक कंपनीज है, अगर इनका डेटा ब्रीच होता है और इस कंडीशन में होता है कि उनके पास कोई साइबर एक्सपर्ट ना हो या फिर साइबर सिक्योरिटी में उनके पास कोई एम्प्लॉई ना हो, तो उस कंडीशन में या तो उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए या फिर उन पे काफी अच्छे फाइन लगा के फ्यूचर में उनको मॉनिटर किया जाए। लेकिन पिछले 1-2 साल में ऐसा अभी तक तो शायद हुआ नहीं है। गिनती का कुछ एक आध कंपनी के ऊपर इन्होंने फाइन लगाया होगा, वो भी बहुत कम लगाया है। लेकिन हाँ, अब जो आरबीआई ने एक नई इसमें स्टार्ट किया है जिसमें पिछले कुछ महीनों के बाद से कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी वेबसाइट है वो यूजर का कार्ड का डेटा सेव नहीं कर सकती है। अब अगर आपको कार्ड की इंफॉर्मेशन सेव करनी होगी तो वो एक टोकन, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एक टोकन सेव होगा, न कि पूरा कार्ड का नंबर होगा। तो उस कंडीशन में अगर डेटा लीक भी होता है तो कस्टमर की इंफॉर्मेशन, वहां पे कार्ड की इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। जी, तो ये अच्छी बात है कि आरबीआई ने जो कदम उठाया है टोकनाइजेशन का, जिसकी बात राजशेखर कर रहे थे कि अब आपको अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं भरनी है बल्कि आपको एक टोकन वहाँ जनरेट करना होगा। जिस वेबसाइट पे भी आप पेमेंट करते हैं तो जो वेंडर है यानी जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं वो उसमें इन्वॉल्व होता है और साथ ही जो आपका बैंक होता है यानी जहाँ जो आपका पेमेंट पार्टनर होता है उसके वो उसमें इन्वॉल्व होता है। और इस तरीके से 2-3 आइडेंटिटीज़ मिला के वो एक टोकन बनाते हैं और टोकन आपको देते हैं। ये 1 अक्टूबर से लागू हो गया, तो अब धीरे धीरे लोग भी इसको फॉलो कर रहे होंगे। अच्छी बात है, उसको आप फॉलो करें, लेकिन इस अभियान को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। राहुल, ये बताइए कि यूजर हमारे हाथ में क्या है? एक तो हमने जो सवाल राजशेखर के सामने रखा कि हमारे पास फ्रेमवर्क क्या है, हम कैसे बुक करें किसी को, क्या हमारी उतनी तैयारी है या नहीं है, उस तरफ तो हम दबाव बनाने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन एज ए यूजर हम अपने लेवल पर क्या सिक्योरिटीज रख सकते हैं? देखिए मनोज जी, अगर आप इस रिसर्च को भी देखें, यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब कलेक्शन जो हुआ है इन सभी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन का, उसका सोर्स इसको हमें और अच्छे से जानना पड़ेगा। क्योंकि 2 तरीके से कोई भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट स्पॉन्सर जो हैकर होते हैं, जो कोई कंट्री किसी बीएफएसआई इंडस्ट्री को टारगेट करती है, तो या तो कंज्यूमर को टारगेट किया जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन या उस बैंक को टारगेट किया जाता है और उनके सर्वर में सेंध लगाई जाती है और वहां से डेटा निकाला जाता है। तो अगर इतने बड़े लेवल पे अगर इंडियन बैंक्स का या बाकी बैंक्स का इंफॉर्मेशन आया है, तो अगर उसका सोर्स अगर हमें और पता लगे, तो आई थिंक वो हमारे नोन में भी ये आया था कि कार्ड्स हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बैंक जिनका हम सिक्योरिटी भी करते हैं। बट मेरे ख्याल से अभी के लिए ये कंज्यूमर डेटा कलेक्शन है, क्योंकि मेरी नॉलेज के अंदर सर्वर ब्रीचिंग का कहीं पे भी कोई भी न्यूज नहीं है और इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारी थ्रेट इंटेल टीम के पास। और रही बात यूजर की, तो बाकी जैसे स्पीकर्स ने भी, अभी पैनलिस्ट ने बताया, यूजर को ये समझना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्कैम की, ये कलेक्शन कैसे होती है।
जरूरी नहीं है हर एक बैंक को हैक होने के बाद ही इंफॉर्मेशन निकलती है या उनके एम्प्लॉयज डेटा लीक करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाइए या बाकी सोशल मीडिया पे जाइए, वहां पे आपको बथेरी ऐसी एडवर्टीजमेंट मिलेंगी जहां पे वो क्लेम करते हैं कि आप आईफोन 20,000 रुपए का ले लीजिए या कोई टी शर्ट 99 रुपीज की एक कंपनी की ले लीजिए, और वो ऐड चलती हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप वो चीज खरीद सकते हैं एक क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन भरने के बाद। ना तो वहां पे यूपीआई का ऑप्शन होता है, ना ही यहाँ पे किसी और पेमेंट गेटवे का ऑप्शन होता है। जैसे ही उस वेबसाइट पे आप अपना कार्ड भरते हैं, आपके पैसे कट जाते हैं। बट सीवीवी डिटेल जैसे ही आप भरते हैं, तो बजाय वेबसाइट उस डिलीट उस इंफॉर्मेशन को सेव ना करे, वो पीछे वो सेव करते रहते हैं। तो एक हफ्ते के लिए जितने यूजर उस वेबसाइट पे यूज आके करते हैं, बिकॉज ये बच्चों में वायरल हो जाता है कि देखो कितना सस्ता मिल रहा है। तो ये एक जैसे एक बड़ा सोर्स मैंने आपको बताया जहां से ये डेटा किया जाता है क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को। और बाद में इंडियन अगर क्रिमिनल इसको कलेक्ट करता है, तो वो कभी भी इंडिया में ये कार्ड अप्लाई यूज नहीं करेगा, वो बाहर की कंट्री में क्रिमिनल को बेच देगा। जैसे आपने बताया फ्री में दे देते हैं जब उनको लगता है कि हमारे यूज का नहीं है ये, ताकि जो कार्ड इसको यूज कर रहा है आउट ऑफ हमारी कंट्री के, तो हमारा लॉ उसके लॉ के आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन चला जाए और कन्विक्शन रेशो कम आ जाए। और उस कार्ड का टोटल इंफॉर्मेशन जो वो बेचते हैं वहां पे, अगर वो 50,000 कार्ड हैं, तो वो बिटकॉइन में उनसे 200 बिटकॉइन या मे बी 100 बिटकॉइन कोई भी अमाउंट ले लेते हैं जो उनके पास आ जाता है। लेकिन रिस्क जो है उस कार्ड को यूज करके फंसने का, वो दूसरी कंट्री के लोगों पे चला जाता है जी। सो ये मेरा नजरिया इसको जी देखने का। राजशेखर, ये बताइए कि कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि डेबिट कार्ड से ज़्यादा अच्छा है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लो, क्योंकि डेबिट कार्ड में अगर डेटा लीक हो गया तो पूरा आपका अकाउंट भी साफ हो सकता है। ये कितना दम है इस बात में? डेबिट कार्ड में अगर लीक होता है तो कह तो हम बराबर ही सकते हैं, क्योंकि डिपेंड आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट पे और डेबिट कार्ड की लिमिट पे करता है। अगर डेबिट कार्ड का भी डेटा लीक होगा तो आपकी डेली की विड्रॉल लिमिट है, उतना ही आपका पैसा निकलेगा। लेकिन आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो काफी सारे कार्ड मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं जिनकी लाइबिलिटी बैंक के ऊपर चली जाती है। अगर आपके साथ फ्रॉड होता है और आप कुछ समय में ही, लगभग आधे एक घंटे में अगर बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं और कार्ड अपना ब्लॉक करवा देते हैं, तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड उस लाइबिलिटी को खुद पे लेते हैं और आपका पैसा आपको रिटर्न हो जाता है। आप इसको एक तरीके का इंश्योरेंस समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस आपका क्रेडिट कार्ड पे है, ना कि डेबिट कार्ड के ऊपर। जी, तो आज चूंकि हम बात कर रहे हैं फोकस करके थोड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे, प्रशांत ये बताइए कि यूज़र के हाथ में क्या है अपने लेवल पे सिक्योरिटी ले, जो बातें इन लोगों ने बताई उसके अलावा, क्योंकि क्या सिर्फ ट्रांजैक्शन करते समय ही हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ होता है या वहीं पर हमें ख़तरा है, या फिर हम जैसे बाकी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम मेल करते हैं, हम सोशल मीडिया पे सर्फ करते हैं, तब भी हमारा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा है जो जा सकता है, जो बाद में हमारे लिए एक फाइनेंशियल फ्रॉड या प्रॉब्लम बन जाए? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आरबीआई या कोई भी बैंकिंग अथॉरिटी अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी स्टेप उठा रहे हैं वो उनके लेवल पे है। कंज्यूमर को चाहिए कि वो अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स अपने किसी भी फ्रेंड को या नोन पर्सन को ना दे, जिससे वो लीक होने के चांसेस से बच सके। हमें जब भी किसी वेबसाइट पे या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो हम हमेशा सिक्योर्ड वेबसाइट के थ्रू ही करें। एक बहुत ही जरूरी चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि हमें अपने जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं या डेबिट कार्ड हैं उस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखना चाहिए। इन केस अगर उसके बावजूद अगर कोई भी ऐसे फ्रॉडेंट ट्रांजैक्शन हो रही है, तो हमें अपने बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करना है और अपना कार्ड ब्लॉक करवाना है। किसी भी वेबसाइट पे हमें अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल को सेव नहीं करना है। और जैसा कि अभी दूसरे पैनलिस्ट ने भी बताया कि जितने भी हमारे डेटा है वो बाहर यूज होता है, तो हमें, अगर हम हिंदुस्तान में हैं और हम कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो हमें बैंक की एप्लीकेशन के द्वारा उसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या क्रेडिट कार्ड के थ्रू जैसे हम एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, हमें वो ब्लॉक करके रखना चाहिए। सो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उन ही वेबसाइट के ऊपर जाएं जो कि ऑथेंटिक हो, रेप्यूटेड हो, और जिस पे जो एकदम नई नई वेबसाइट ना है हम उनके ऊपर ना जाएं। जी,
तो ये थी एक गाइडलाइन आपके लिए कि आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं अपने लेवल पर। यहाँ हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि उन केसेस में क्या होता है। कहीं कहीं तो हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है, हमसे OTP ली जाती है या इस तरीके की चीज़ें होती है, लेकिन कहीं पर ऐसा भी होता है कि हमारा डेटा कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और हमारा जो है पैसा कहीं से उड़ गया, हमें इसकी जानकारी तक नहीं है। दोनों में क्या अंतर है और दोनों में क्या सेफ्टी हमारे पास है, हम कहाँ जाएँ, हम कहाँ शिकायत करें, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जो ऑनलाइन होती है उसको कैसे हम सुरक्षित करते हैं। अब वक्त कम होता है तो छोटे जवाब चाहेंगे। राहुल, ये बताइए कि जिनमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और जिनमें हमसे OTP वगैरह ली जाती है, मतलब हम इन्वॉल्व होते हैं, दोनों में अंतर क्या है और हमें शिकायत कैसे करनी चाहिए, हमारी सुरक्षा क्या है अगर हम फ्रॉड के शिकार होते हैं तो? देखिए, इसमें दो लोग शामिल होंगे, दो भाग शामिल होंगे। एक तो जो इंडिविजुअल, जैसे आपने बोला कि अगर हमारे साथ फ्रॉड होता है, अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप 1908 पे कॉल कर सकते हैं, अगर मैं सही नंबर याद करके बता पा रहा हूँ। नहीं तो आप cybercrime.gov.in जो भारत सरकार की वेबसाइट है, बहुत एक्टिव वेबसाइट है, वहां पे इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हैं। और एक RBI को भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं 72 घंटे के अंदर अंदर। तो एटलीस्ट क्रिमिनल पकड़े तो नहीं जाते मोस्ट केसेस के अंदर, बट एटलीस्ट आपका जो पैसा गया है वो आपका वापस आ जाएगा बैंक को निर्धारित का। जिनका हैक होता है उनकी वजह से कंपनियों का रूल बनता है कि जितनी जल्दी, जैसे अगर वो ब्रीच होते हैं तो CERT जो कंपनी है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। और फिर जितने उनके कस्टमर हैं उनका ये जी तो बनता है कि वो उनको बताएं कि वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, तब उनको रीसेट कर सकें। तो ये दोनों भागों की एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। और राजशेखर, ये बताइए, आप तो रिसर्च करते रहते हैं कि क्या ऐसे साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने में इधर कुछ कामयाबी मिल रही है, हमारी कुछ तरक्की हुई है और सिस्टम वगैरह कुछ इम्प्रूव हो रहा है हमारा? हाँ, ऐसे कुछ काफी हमारी गवर्नमेंट ने, तो हम लोग अपने कंट्री में कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इंटरपोल ने इस पे काफी काम किया है। डार्क वेब पे जितना डेटा ब्रीच होता था, एक काफी फेमस फोरम था रेड फोरम करके, उसको पिछले 5-6 महीने पहले उसको इंटरपोल ने बंद करवा दिया। उससे काफी हद तक डेटा ब्रीचेज की इंफॉर्मेशन कम हुई है और पब्लिक में डेटा आने से रुका है। फिर भी डार्क वेब पे बिकता है। और साइबर क्राइम की जो कंप्लेंट है वो 1930 पे होगी। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। जी। तो 1930 जो है वो है आपके सेफ्टी का नंबर। और आखिरी सवाल आपसे प्रशांत, ये बताइए कि कितनी मतलब उम्मीद जगती है, क्योंकि हम लगातार लोगों को डराते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा दिलासा भी मिलना चाहिए। दिलासे की बात क्या है? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो ना हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या बैंकिंग सिस्टम को इतना इनेबल करना पड़ेगा कि उसको ये इंफॉर्मेशन और विजिबिलिटी प्राप्त रहे कि डार्क वेब पे क्या डेटा या उसके बारे में कोई थ्रेट एक्टर क्या बात कर रहा है। सो सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम को अपने आप ही ये सोल्यूशन डिप्लॉय करने पड़ेंगे, जिससे उनको ये सारी की सारी प्रिवेंटिव इंफॉर्मेशन प्राप्त होती रहे। दूसरा, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करी। ऐसे बहुत सारे साइबर क्राइम फोरम या मार्केट प्लेसेस थे, जैसे कि जोकर स्टैश, UAS, या जैसे बाइडन कैश है। इसी तरह से एक और थ्रेट एक्टर था ट्रम्प डंप करके नाम से। उन सबको इंटरपोल की मदद से और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की वजह से हमने बंद भी करा है। लेकिन जैसे ये बाइडन कैश है, बाइडन कैश एक नया थ्रेट एक्टर आया अब, जो कि फ्री में डेटा अगर सबको बांट रहा है, तो वो एक बहुत ज्यादा खतरा हमारे कंज्यूमर्स के लिए बन जाता है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को स्किल्ड रखना पड़ेगा, इनेबल रखना पड़ेगा कि हमें ये इंफॉर्मेशन प्राप्त होती रहे प्रिएम्प्टिव तौर पे कि हमारे बारे में डार्क वेब पे क्या कोई बात कर रहा है या साइबर क्राइम फर्म पे कौन बात कर रहा है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को एक रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन रास्ता दिखाने से ज़्यादा हमारा मकसद आपको अलर्ट करना है। देखिए, आप अलर्ट नहीं होंगे तो आप रास्ता कैसे अपनाएंगे। तो अलर्ट रहिए, जागरूक रहिए और जो सुझाव आपको दिए गए हैं उनसे अपनी सुरक्षा जरूर करिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।